तो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट किए थे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें मैंने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था। हम टूल्स में एंजाइम स्टार्ट किए थे। मैं बताया कि 4 टूल्स हमें पढ़ने हैं: एंजाइम, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। जिसमें हम एंजाइम स्टार्ट कर दिए थे। एंजाइम में मैंने आपको कई सारे एंजाइम के नाम बताए थे, कैटेगरी। जैसे मैंने बताया था लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम में कई सारे एग्जांपल बताए, कब कौन सा यूज करेंगे ये भी बताया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज दैट कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, और आप काम कर रहे हैं एनिमल सेल पे, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसिंग एंजाइम के तौर पे आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे लाइसिस में? प्रोटीएज या लाइपेज। प्रोटीएज और लाइपेज। लेकिन सपोज दैट कि आप अगर फंगल सेल पे काम कर रहे हैं, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए? काइटिनेज। काइटिनेज। जब मैंने बोला सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए, तो आपका आंसर सही है, काइटिनेज। लेकिन जब मैं बोलूंगा पूरी सेल को लाइसिस करने के लिए, मैं डीएनए का फ्रेगमेंटेशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्लीविंग एंजाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेल का फ्रेगमेंटेशन के लिए, मतलब सेल का एंटायर सेल का लाइसिस के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसिंग एंजाइम। हाँ, लाइजिंग में कौन सा? लाइजिंग में आप फंगल सेल पे काम कर रहे हैं, आप लाइजिंग में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे एंटायर सेल का लाइसिस करने के लिए? हम्म तो फंगल सेल के सिर्फ हम्म लाइसिंग में। हम्म तो सुनो, तो काइटिनेज। देखो काइटिनेज तो यूज करेंगे। जब मैंने बोला सेल का एंटायर लाइसिस, तो देखो जब आप एनिमल सेल पे काम कर रहे हो, तो एनिमल सेल के लैब में तो केवल प्रोटीन और प्रोटीएज और लाइपेज से काम चल जाता है, सेल मेम्ब्रेन ने डिसॉल्व किया। लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल सेल पे काम कर रहा है, फंगल सेल पे काम कर रहा है, या फिर प्लांट सेल पे काम कर रहा है, तो उसको पहले तो सेल वॉल गलाना पड़ेगा। सेल वॉल ब्रेक करने के बाद फिर उसको सेल मेम्ब्रेन भी तो गलाना पड़ेगा। तो अगर वो फंगल सेल पे काम कर रहा है, तो पहले उसको प्रोटीन काइटिनेज यूज करके जो लाइजेट आएगा उसको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। फिर उसको उसको जो लाइजेट आएगा उसको फिर गलाना पड़ेगा प्रोटीएज और लाइपेज से, तब जाके सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा। यानी कि पहले सेल वॉल अलग किया, फिर जो लाइजेट आया लाइसिस होके, वो क्या पूरा सेल है, सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कि प्रोटोप्लास्ट है वो। याद आ रहा है प्रोटोप्लास्ट वर्ड? अब उसका सेल मेम्ब्रेन गलाना है, यस। तो क्या यूज करेंगे? सेल मेम्ब्रेन यूज गलाना है, तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? प्रोटीएज और प्रोटीएज और लाइपेज। लाइपेज। तो ऐसे ही प्लांट वाले को भी करना पड़ेगा। पहले वो यूज करेगा सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, तब जाके लाइजेट को अलग करके प्रोटीएज और लाइपेज। ऐसे ही बैक्टीरिया वाले को पहले यूज करेगा वो पेप्टाइड क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। फिर वो उसको अलग करेगा लाइजेट को, फिर वो यूज करेगा किसको? प्रोटीएज और लाइपेज को। सपोज करो कि आपके पास प्रोटीएज लाइपेज नहीं है, लैब में खत्म हो गया है, ठीक है, या पुराना है, एक्सपायर्ड है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास काइटिनेज है, आप फंगल सेल पे काम कर रहे हैं, आपके पास काइटिनेज है, और आपके लैब में आज प्रोटीएज और लाइपेज नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? ये मत बोलना पड़ोसी वाले लैब से मांग लेंगे। हर बार भीख नहीं मांगा जाता है। क्या करेंगे? काइटिनेज से कब चला लेंगे? तो भाई, तो आप काइटिनेज से तो केवल सेल वॉल डिसॉल्व किए है ना, उसके आगे तो एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा ही नहीं ना, जब तक सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। तो सुनो, टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझ जाओगे थोड़ा सा। अगर आपके लैब में नहीं है प्रोटीएज लाइपेज, तो कोई बात नहीं है। आप सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा डेलिशियस पार्ट होता है सेल का, आप उसको विदाउट एंजाइम भी ब्रेक कर सकते हैं। आप क्या करो, काइटिनेज यूज किया, सेल वॉल हट गया, सेल वॉल हट गया, अब बचा सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटोप्लास्ट। उसको एक अलग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालो, जिसको अपेंड ऑफ कहते हैं। अपेंड ऑफ वैसे कंपनी का नाम है, लेकिन कॉमनली हम लोग ट्यूब को ही अपेंड ऑफ बोलने लग गए हैं आजकल। तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, छोटा सा होता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का होता है, छोटा सा ट्यूब होता है, अपेंड ऑफ ट्यूब। तो उसमें डालो सैंपल को, लाइजेट को। अब उसको क्या करो, हाई सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाके सेंट्रीफ्यूज कर दो, घुमा दो। जब उसको हाई सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करोगे, तो सेल मेम्ब्रेन इतनी डेलिशियस ऑर्गन है कि सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गए, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और आपका जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो कई सारा एनिमल वाले लैब जो है, एनिमल साइंस के लैब जो जितने भी हैं, वो लोग तो एंजाइम यूज भी नहीं करते हैं लाइसिस के लिए, ठीक है।
तो ये आपको मैंने बताया, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा लाइजिंग एंजाइम यूज करना है, तो चलो ठीक है, लाइजिंग एंजाइम बता दिया। इसके बाद मैंने आपको क्लीविंग एंजाइम बताया। क्लीविंग एंजाइम में मैंने आपको दो टाइप के एंजाइम बताया, मतलब कि एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज, लेकिन मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और एंजाइम बात किया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड पूछा जा सकता है। मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम का नाम यूज किया था, अगर आपको याद हो, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज। किसी को याद आ रहा है? यस सर। तो क्या ये एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग। नाम से पता चल रहा है कि पेप्टाइडेड, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक करेगा, पेप्टाइडेज। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा। एक्सो मतलब न्यूक्लिक एसिड को बाहर से टर्मिनल से कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर से, यानी कि इंटरमीडिएट साइड से कट लगाएगा, एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर से, पेप्टाइडेज यानी कि प्रोटीन को बाहर से कट लगाएगा अमीनो एसिड को टर्मिनल से, एक्सोपेप्टाइडेज। एंडो मतलब अंदर, टर्मिनल से, सॉरी इंटरमीडिएट साइड से, पेप्टाइडेज प्रोटीन को कट लगाएगा। तो दीज आर द क्लीविंग एंजाइम। हमारा बायोटेक में कौन सा क्लीविंग एंजाइम यूज होगा? बायोटेक में हम पेप्टाइडेज एंजाइम यूज नहीं करते हैं, न्यूक्लियस। हम बायोटेक में जीन को छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना कि प्रोटीन को। तो आपको ऑप्शन में दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर होगा एक्सोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज। ये यूज नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या यूज होता है? क्योंकि यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो एक्सोपेप्टाइडेज, सॉरी एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज यूज होगा। फिर मैंने आपको कल बताया था कि एंडोन्यूक्लियेज में एक वेरी स्पेशल कैटेगरी का एंडोन्यूक्लियेज हमने डिस्कवर कर लिया, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको और भी एंजाइम्स बताया था। ज्वाइनिंग एंजाइम में आपको हमने बताया था डीएनए लाइगेज। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन वाले, रेप्लिकेज एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेशन वाले, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सब बताया था। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक स्पेशल एंजाइम बताया था एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये सारे एंजाइम्स आपके बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। आज का हमारा पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पर। तो क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज? ये अपना वर्ड अपना काम बता रहा है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? बाधित, लिमिटेशंस। कहते हैं कि हमें इस काम में रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन है मतलब लिमिटेशन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब मना करना नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि लिमिटेशन, एक दायरा है। किस बात के लिए भाई? किस बात का दायरा है? तो एंडो मतलब अंदर से, मतलब इंटरमीडिएट साइड। न्यूक्लियस मतलब डीएनए को काटने वाले, न्यूक्लियस को काटने वाले एंजाइम। यानी कि डीएनए है, मान लो ये, यहाँ पे कई सारे जीन है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे कई सारे जीन है। सपोज करो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, सब ये कौन सा जीन है? इंटरमीडिएट साइड वाले, बीच वाले। अब ये जो पर्टिकुलर एक जीन है, जीन में तो कई सारे साइट होंगे ना जी। अरे न्यूक्लियोटाइड, जीन में भी तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे ना। ये लो कई सारे न्यूक्लियोटाइड है ना उसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम जाएगा और जहां मन तहां से काट देगा, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की ये खासियत है, इसकी ये स्पेसिफिसिटी है कि ये जीन में, जिस भी जीन पर जाके एक्ट करेगा, उसमें भी एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करेगा। जहां पर कट करेगा उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। जहां पे कट करेगा, जहां कट करेगा वो रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये एंजाइम पहले अपने उस पर्टिकुलर जीन को तो ढूंढ ले जहां इनको जाके एक्ट करना है? यस और नो? तो वो जो Yes. जीन होगा जहां ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ यही मेरा साइट है, यही हमको कट लगाना है, दैट साइट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट। दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, थोड़ा डेप्थ में घुस रहा हूं, ठीक है? इसको समझो। आपको लग रहा होगा कि रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही चीज है। नहीं, ये टेक्निकली एक चीज नहीं है, लेकिन आपको 12th लेवल पर इन दोनों को एक ही चीज समझा के पढ़ाया जाता है। उसका कारण है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों। सपोज करो आपको कल मैं पटना से दिल्ली लेके गया था, आप दिल्ली उतरे,
तो आप दिल्ली स्टेशन आएगा तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है दिल्ली जंक्शन, जो भी है, न्यू दिल्ली जंक्शन जो भी है, आप पहचान गए दिल्ली आ गया है। ये सुनो, लाल किला भी देख चुके होंगे आप ट्रेन से जाते वक्त, दिल्ली आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, आप दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन आपका काम हो सकता है प्लेटफॉर्म पे ही मे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका काम मार्केट जाने के बाद ही हो सकता है आपको किसी से मिलना हो प्लेटफॉर्म पे ही, फिर आप रिटर्न आ जाए, हो सकता है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है आपको काम सारा प्लेटफॉर्म पे हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा तो नहीं लगेगी। हो सकता है आपका काम मार्केट जाके हो, आपको चांदी मार्केट जाना है, आपको बसंत विहार जाना है, तो आप दिल्ली उतर के फिर वहां से टैक्सी लेंगे ना, तभी आप जाएंगे, मेट्रो लेंगे तभी आप जाएंगे बसंत विहार, तभी आप जाएंगे चांदी मार्केट, आपको जहां पे भी जाना है आप जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो काम था वो तो काम था चांदनी मार्केट में, लेकिन आप पहचाने, आप क्या स्टेशन से उतरने वक्त चांदनी मार्केट को पहचान के उतरे थे वहां पे? आप रिकॉग्निशन किस कैसे की थे कि हम पहुंच गए हैं? प्लेटफॉर्म को ना, जंक्शन को ना, स्टेशन को ना। तो मुझे बताओ स्टेशन क्या हो गया, रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट। और चांदनी मार्केट क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पे आपको जाके एक्शन परफॉर्म रेस्ट्रिक्शन करना है, साइट। वो हो गया एक्शन साइट, यानी कि जहां पे जाके आपको एक्शन करना है। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दो चीज होता है, एक होता है रिकॉग्निशन साइट और एक होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। हाँ, किसी किसी एंजाइम में ये दोनों एक ही चीज होता है, मतलब एक ही साइट, रिकॉग्निशन साइट भी है और रेस्ट्रिक्शन साइट भी है। लेकिन कई सारे एंजाइम में रिकॉग्निशन साइट अलग है और रेस्ट्रिक्शन साइट अलग है। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, चांदी मार्केट और जंक्शन से, आप इसको दिमाग में सेट रखना। अब चलते हैं कि इस एंजाइम की क्या स्पेसिफिसिटी है। इस एंजाइम की ये स्पेसिफिसिटी है, हर रेस्ट्रिक्शन साइट का, अब मैं इसको फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, रेस्ट्रिक्शन साइट को मैं शॉर्ट में आरएस बोलूंगा, ठीक है, और आरएस, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैं आरई बोलूंगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, ये सब आगे काम आएगा। तो हर आरई का अपना स्पेसिफिक आरएस होता है, यानी कि एक आरई जिस आरएस पर कट लगाता है, वो आरई फिर किसी भी दूसरे डीएनए में, किसी भी दूसरे जीन पर, किसी दूसरे आरएस पर कट नहीं लगाने वाला है। ये आरई अपने स्पेसिफिक आरएस पर ही कट लगाएगा, उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है रेस्ट्रिक्शन साइट का, वहीं पर कट लगाएगा। उसका अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट एंड स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट है, वहीं पे कट लगाएगा। और दूसरा कि हर आरएस का अपना स्पेसिफिक आरई होता है, यानी कि स्पेसिफिसिटी दोनों मैनर में है, यानी कि हर ताला का अपना एक की है और हर की का अपना एक ताला है, दोनों ही बातों में स्पेसिफिसिटी है। जो ताला किसी एक चाबी से खुलता है तो वो ताला फिर किसी दूसरे चाबी से नहीं खुलता है, और एक जो चाबी है वो जिस ताले को खोल रहा है तो वो चाबी फिर किसी दूसरे ताले को नहीं खोल रहा है। इतना स्पेसिफिसिटी है ये एंजाइम सबस्ट्रेट एक्शन में। अब आपको मैं एंजाइम पढ़ा चुका हूं, अब बताओ कि यहाँ पे एंजाइम कौन है और सबस्ट्रेट कौन है। एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है और सबस्ट्रेट न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, जहां पे आप कट लगा रहे हैं वही तो सबस्ट्रेट है। तो आप सोचो कि ये स्पेसिफिसिटी किस कारण से आई होगी। पढ़ा चुका हूं एंजाइम में, ये एंजाइम में पढ़ा चुका हूं, सबस्ट्रेट पर। अमीनो एसिड का सीक्वेंस। हाँ, जो ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, उसके जो पॉकेट है जहां पर उस रेस्ट्रिक्शन साइट को बाइंड करना है, तो उसकी जो सीक्वेंस है ना, जैसे कि सपोज करो क्या कि पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है, वो एज ए सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है, तो वो केवल और केवल इस एंजाइम के ही एक्टिव साइट के अमीनो एसिड के साथ कंपैटिबल है बाइंड करने के लिए और एक्शन के लिए। इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, यानी कि आप सीधे भाषा में याद रखो, हर आरई का अपना आरएस है और हर आरएस का अपना आरई है। एक आरई किसी दूसरे आरएस के पास नहीं जाएगा और एक आरएस किसी दूसरे आरई के साथ नहीं कटेगी। इतना स्पेसिफिसिटी है। सो दैट, अब मुझे बताओ, अगर इतना स्पेसिफिसिटी है तो ये आरई केवल अपने ही आरएस को काट सकता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? ये रेस्ट्रिक्शन है नहीं है? मान लो कि ये यहां भी कट लगाता है, यहां भी कट लगाता है, यहाँ तो मनमौजी हो गया ना, वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ी हो, तो मनमौजी हो गया। लेकिन यहाँ मनमौजी नहीं है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल यही कट लगाना है। सो दैट दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या दुनिया में हर एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? ना, दुनिया में हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कई सारे ऐसे एंडोन्यूक्लियस हैं जिसके पास वेरिएबिलिटी है, लेकिन हम जिस एंजाइम की आज बात कर रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब आप सोचो कि इतना स्पेसिफिसिटी, सपोज दैट कि मुझे इंसुलिन का जीन कट करके निकालना है, सपोज दैट, तो मुझे बताओ इंसुलिन का जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, क्या क्रोमोसोम नंबर 11 पे केवल एक इंसुलिन का ही जीन है या और भी कई सारे जीन है? बताओ। और भी है। लेकिन मुझे इंसुलिन का ही जीन काटना है। अब आप सोच कर देखो और इमेजिन करो कि जिसने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की होगी वो नोबेल प्राइज का हकदार होगा कि नहीं होगा, और वो बहुत बड़ा काम किया होगा कि नहीं किया होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। इतना स्पेसिफिसिटी, मैं जिस जीन को चाहूंगा उसको काट के निकालूंगा। मुझे ग्रोथ जीन काट के निकालना है, तो सेल के अंदर तो कई सारे जीन है, जहां पे भी ग्रोथ जीन है, उस क्रोमोसोम पे तो कई सारे जीन है। मुझे ग्रोथ जीन ही काटना है, तो मैं उस जीन का जो आरी है उसको यूज करूंगा। तो अब आप सोचोगे सर इतने सारे आरी हैं क्या? बहुत सारे आरी हैं। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अब तक मोर देन 900 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं हम, कर चुके हैं, नॉट आइसोलेट, डिस्कवर कर चुके हैं मोर देन 900। ये तो 2005 का डाटा है, अभी चल रहा है 2022। अब आप सोचो कि इस दौरान क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग बैठा रहा होगा? भाई साहब बहुत सारे हजारों में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर करने के लिए पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, उपाधि मिल जाती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर के लिए पीएचडी की डिग्री मिल जाएगा, ये है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं और डिस्कवर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आरएस के लिए। अब आप ये बताओ, पूजा करके आ रहा है क्या? पूजा करके आ रहा है? कहाँ से? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ बाद में बात, ठीक है? हाँ, तो मोर देन 900 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डिस्कवर कर लिए हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर करते कहां से, कहां पाया जाता है, कहां मिलता है ये? तो मैं आपको बता दूं, ताज्जुब की बात ये है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक डिस्कवर हुए हैं सभी के सभी प्रोकैरियोट से मिले हैं, बैक्टीरिया से। अब आप ये सोचो यार, सभी के सभी प्रोकैरियोट से ही क्यों मिले हैं? ये मजाक है, ये इत्तेफाक है? क्यों मिले सभी के सभी प्रोकैरियोट से? आज तक किसी यूकैरियोट से किसी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों नहीं डिस्कवर हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई और इसके ऊपर फिर आइसोलेशन और डिस्कवरी के ऊपर काम आगे बढ़ा, तो साइंटिस्टों को ऐसा लगा यार जो भी आरई डिस्कवर्ड होता है प्रोकैरियोट से ही होता है, यूकैरियोट से क्यों नहीं हो रहा है? तब जाके इसके पीछे रिसर्च किया गया, तो पता चला एक्चुअल में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम आइसोलेट कर लेते हैं प्रोकैरियोट के सेल से, एक्चुअल में ये आरई प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के बॉडी का, बैक्टीरिया के सेल का सेल्फ डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्फ डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। और वो कैसे अभी मैं समझाऊंगा। तो आप ध्यान रखें कि केवल और केवल प्रोकैरियोट से ही डिस्कवर हुए हैं। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता हूं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है? तो जब ये मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाटा आपको बताई जाती है कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये मोर देन 230 अप्रॉक्स 230 मान लो, 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से डिस्कवर किए गए हैं। लेकिन सभी के सभी बैक्टीरिया से ही डिस्कवर किए, मतलब प्रोकैरियोट से ही मिले हैं। बैक्टीरिया मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट, सभी के सभी प्रोकैरियोट से ही डिस्कवर हुए हैं। कितने? तो मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, मतलब 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुए। ठीक है? दूसरी बात अभी मैं बताऊंगा आपको कि बैक्टीरिया में क्यों मिलता है। पहली बार किसने ढूंढा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने तो ढूंढा होगा ना भाई, किसी ने तो ढूंढा होगा। तो पहले वो शख्स जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया वो थे स्मिथ। क्या नाम था? स्मिथ। और उन्होंने पहली बार जिस आरी को ढूंढा है उस आरी का नाम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम
हिंद 2 है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे नाम रखा हिंद 2, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहली बार स्मिथ ने हिंद 2 डिस्कवर किस बैक्टीरिया से किया, ये सोचो। तो वो बैक्टीरिया था इन्फ्लुएंजा काउज कराने वाला बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा होता है ना डिजीज, इन्फ्लुएंजा काउज कराने वाला बैक्टीरिया, एंड दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, उससे डिस्कवर किया। तो पहला बार किसने किया? स्मिथ ने। कौन सा एंजाइम? हिंद 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कहां से? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फिर इसके बाद हिंद 2 के बाद फिर स्मिथ ने और अदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाया। स्मिथ के साथ नाथन और अरवर भी आए। तो स्मिथ, नाथन और अरवर मिलकर फिर एक नया और एंजाइम ढूंढे, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम, दैट इज इको R1। अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा कि आरी का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इको R1 ये डिस्कवर हुआ था कहां से? इकोलाई बैक्टीरिया से। मैं बोलो बैक्टीरिया से ही हो रहे हैं सारे। इसलिए ये आरी का जो डिस्कवरी का काम है ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं। लोग पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं आरी डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। तो आरी की जो डिस्कवरी है फर्स्ट टाइम किया स्मिथ ने, एंड लेटर ऑन स्मिथ, नाथन, अरवर ने मिलके ई कोलाई से डिस्कवर किया। अब सवाल ये है कि सर आप बता रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस केवल बैक्टीरिया में मिलता है, और आप कह रहे हो कि उसके बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है। यस, कैसे? तो समझिए। सपोज दैट ये बैक्टीरिया है। अब एक बार ये बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया का खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। अब सुनो, आपको पता है बैक्टीरिया को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाता है, और बैक्टीरिया को कौन नुकसान पहुंचा सकता है पता है? वायरस। बहुत सारे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें से एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। तो ये वायरस क्या करता है एक्चुअल में? अपना डीएनए इंसर्ट करता है इस बैक्टीरिया के अंदर। आप ह्यूमन में भी देखे होंगे इसी टाइप से वायरस अटैक करता है। अपना डीएनए इंसर्ट करता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। इंसर्ट कर दिया, उसके बाद इसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ उसको जोड़ देता है, और अब बैक्टीरिया के डीएनए को बोलता है चलो अब हम तुमको जैसे बोल रहे हैं वैसे कॉपी करो, वैसे काम करो। तो बैक्टीरिया का पूरा सिस्टम एक तरीके से क्या हो जाता है? हाईजेक हो जाता है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए बैक्टीरिया के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। क्या है? बैक्टीरिया के पास अपना एंजाइम है जिसका नाम है RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम तो हम लोगों ने दिया बने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कहता है कि ये वायरल डीएनए जैसे ही आएगा बैक्टीरियोफेज का डीएनए, तो हम उसको कट कर देंगे, हम उसको फ्रैगमेंट्स में कट कर देंगे। बहुत सारे आरी हैं उसके पास ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आरएस पे एक्ट करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टोटे टोटे हो जाएंगे। तो बताओ क्या वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा पाएगा वायरल डीएनए? नहीं। No, तो sir. बताओ इन दिस वे ये बैक्टीरिया का आरी किस लिए वहां पाया जा रहा है? एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरियल बॉडी, बैक्टीरियल सेल। तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सोचो, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। उस बैक्टीरिया का डीएनए को कट क्यों सर हो अगर जाता है? ऐसा है कि ये आरी इस डीएनए को कट कर रहा है, वायरल डीएनए को, डीएनए होता है, कट कर रहा है, तो सर ये आरी जब वायरल डीएनए आया तब उसको कट किया, तो ये आरी बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट कर दे रहा है? सोचो यार, ये आरी बैक्टीरिया के ही डीएनए को क्यों नहीं कट कर दे रहा है? और अगर बैक्टीरिया का डीएनए ही पूरा कट हो जाएगा तो बैक्टीरिया वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएगा। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो खुद का आरएस है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट, वो मॉडिफाइड होता है। क्यों? बैक्टीरिया को पता है कि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम है तो मेरा लंका लग सकता है। तो बैक्टीरिया के पास एक और एंजाइम दिया भगवान ने जिसका नाम है मिथाइलेज। क्या नाम है? मिथाइलेज। और ये क्या करता है? मिथाइलेशन प्रोसेस से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है अपने आरएस पर, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट पर। अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो पता उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा ना सबस्ट्रेट का। अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा तो क्या वो एंजाइम के साथ फिर बाइंड कर पाएगा? नहीं। तो by the presence of methylase enzyme, bacteria modify on resistance site of their own DNA by adding methyl group at resistance site, and so that restriction enzyme can't act on modified or a methylated restriction site. और इसी वजह से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है,
मगर एक बार बताओ, फिर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये वायरल डीएनए आया तो इस वायरल डीएनए का मिथाइलेशन नहीं करता ये मिथाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप सोचो, सर अगर ये मिथाइलेज एंजाइम मिथाइलेशन प्रोसेस करता है तो वायरल डीएनए का भी तो कर देगा, तो वो भी तो बच जाएगा। यस और नो? अरे हाँ, बच जाना चाहिए ना। देखिए, यस सर। मिथाइलेज एंजाइम वर्क्स वेरी स्लोली। मिथाइलेज एंजाइम वर्क्स वेरी स्लोली। बैक्टीरिया का डीएनए जब बैक्टीरिया डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे मिथाइलेज एंजाइम डेवलप हो रहा था और एक लंबे टाइम के बाद उसने अपने रेस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफाई कर लिया। टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वायरल डीएनए जैसे ही अटैक होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स फास्टली, क्विकली। जब तक ये मिथाइलिस उसको मिथाइलिस मॉडिफाई करता, तब तक तो टूटे टूटे हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वायरल डीएनए गेट डिस्ट्रॉयड। तो आप बोलोगे सर ठीक है, वो उसका अपना लफड़ा है बैक्टीरिया वायरस का, वहां से हम आरी क्यों निकाल रहे हैं? क्या ही मतलब है? हम उस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? वहां से आरी निकाल के आप इधर ला रहे हैं, क्या क्या यूज है उसका? यही तो यूज है। हमें इस एंजाइम की एक स्पेसिफिसिटी ये पता चली कि ये पर्टिकुलर एंजाइम किसी स्पेसिफिक साइट पर जो कट लगाता है, ये स्पेसिफिक एंजाइम तो हमारे बड़े काम का है। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, ये बैक्टीरिया के डीएनए को ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट लगाता है तो वायरल डीएनए में कट लगाता है, वायरस के डीएनए। तो आप इसको यूज करेंगे ह्यूमन में, फिर आप इसको यूज करेंगे प्लांट में, फंजाई में, कहीं कहीं यूज करेंगे। तो थोड़ा बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्ट कराता हूं, सुना ध्यान से। ये एंजाइम है और जो भी डीएनए कट रहा है वो क्या सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में कहां पे कट लगा रहा है? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। सपोज करो कि ये पर्टिकुलर आरई वायरल डीएनए के जिस साइट पे कट लगा रहा है उसका सीक्वेंस है ए जी सी सी ए, सपोज दैट। और फिर ये लंबा सा डीएनए है ना, मतलब कि जो भी है वायरल डीएनए। तो सपोज करो हमारे ह्यूमन के अंदर भी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कोई जीन मिल सकता है। हाँ, क्यों नहीं मिल सकता भाई? हमारा एंटायर जीन वायरस से सेम नहीं है, हमारा एंटायर जीन कुत्तों से सेम नहीं है, हमारा एंटायर जीन कबूतर से सेम नहीं है, हमारा एंटायर जीन प्लांट से सेम नहीं है, इसलिए हम अलग स्पीशीज हैं। बट हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट तो दूसरे स्पीशीज से सेम हो सकता है ना यार। यस और नो? क्यों नहीं हो सकता यार? और अगर हमको उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे कट लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम किसी दूसरे स्पीशीज में मिल रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं वहां से उठा के यूज करें इसको? दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने सोचा कि यह आरी तो बड़ा काम का है, और तब उसको आरी को वहां से निकाला। और अब मैं आपको समझाता हूं, आरी भी 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि आपके लेवल पे नहीं बताते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 2 3, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अब इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। अंतर ये होता है इन तीनों में, बेसिकली समझो कि जो देखो, एक क्या होता है रिकॉग्निशन साइट, एक क्या होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जो टाइप 1 और 3 होता है ना, जहां पर रिकॉग्नाइज करता है वहां कट नहीं लगाता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ के कट लगाता है। तो आप बोलोगे सर अगर टाइप 1 टाइप 3 दोनों आगे बढ़ के कट लगाता है तो दोनों को अलग अलग टाइप क्यों बोला? एक थोड़ा कम आगे बढ़ता है, एक थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ता है, इसलिए नाम दिया टाइप 1 टाइप 3। तो आप लोग टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में ये होता है जो आरएस है, मतलब जो रिकॉग्निशन साइट है वही रेस्ट्रिक्शन साइट है। जो रिकॉग्निशन साइट है वही रेस्ट्रिक्शन साइट है। किस केस में? टाइप 3 में या फिर टाइप 2 में? टाइप 2 में। और आपको मैं एक इत्तेफाक की बात बताऊं, आपकी एनसीईआरटी में 12th क्लास में जितने भी एग्जांपल दिए रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के, सबके सब टाइप 2 के हैं, सबके सब टाइप 2 के हैं। और इसीलिए 12th क्लास का बच्चा अपने मन में पाल लेता है कि रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही चीज होता है। हेलो, क्योंकि आपके एग्जांपल ही इस टाइप से सेट कर दिए गए हैं कि बच्चा समझ लेता है। और होता भी टाइप 2 में, तो होता भी है, टाइप 2 का फीचर ही यही है कि रिकॉग्निशन साइट और क्या अंतर है टाइप 1 टाइप 2 3 में? समझो, टाइप 1 टाइप 3 जो होता है उसके स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि टाइप 2 के स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं। एंजाइम के सिंपल, उसके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं टाइप 2 के। और टाइप 1 और टाइप 3 जो है अपने एक्शन के लिए मैग्नीशियम और एटीपी दोनों की रिक्वायरमेंट मांगता है, जबकि टाइप 2 को केवल मैग्नीशियम दे दो काम कर देगा। दूसरा और सुनो जोरदार बात, आरई टाइप 1 और टाइप 3 एक्टिविटी के नाम पर एंडोन्यूक्लियर एक्टिविटी तो कर ही रहा है, कटिंग का काम तो कर ही रहा है, साथ ही मिथाइलेशन प्रोसेस भी करता है।
मेथाइलेशन प्रोसेस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद करता है, जबकि टाइप 2 ये केवल एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में डिफरेंस है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोल दिया टाइप 1, टाइप 1 और टाइप 3 स्ट्रक्चर सिंपल है, एक्टिविटी के लिए इसको एटीपी और मैग्नीशियम दोनों की रिक्वायरमेंट है, और ये अपनी एक्टिविटी में एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज दोनों एक्टिविटी दिखाता है। और जबकि अच्छा दूसरा कि रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट अलग अलग होता है। टाइप 1 टाइप 3 की जो कॉमन बातें मैंने बताई, ठीक है। फिर टाइप 1 टाइप 3 में अंतर क्या है, तो भाई रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट में लेंथ का डिफरेंस है टाइप 1 टाइप 3 में। अब आता है टाइप 2 पे। टाइप 2 स्ट्रक्चर वाइज बड़ा सिंपल होता है, रिक्वायरमेंट केवल मैग्नीशियम दे दो काम कर देगा, और रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट सेम होता है, जहां रिकॉग्नाइज करता है वहीं कट भी लगा, और एक्टिविटी का नाम पे केवल और केवल ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहता है। जो मैंने बोला है वो आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में एक पेज पे लिख के चिपका लेना। ये देखो जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख के इसको चिपका लेना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रक्चर इस दोनों का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम एटीपी, एक्टिविटी दोनों ही होता है मिथाइलेज एंडोन्यूक्लियस, और रिकॉग्निशन साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट डिफरेंट होता है। जबकि इसमें देखो स्ट्रक्चर सिंपल, रिक्वायरमेंट केवल मैग्नीशियम, एक्टिविटी के नाम पे केवल एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट सेम होता है। इसीलिए इन तीनों कारणों की वजह से ही हम एक्सपेरिमेंट में ज्यादा यूज करते हैं Re2, और चूंकि हम एक्सपेरिमेंट में ज्यादा यूज करते हैं Re2, इसलिए 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं केवल Re2, और इससे बच्चा अपने दिमाग में गलत कंसेप्ट पाल लेता है कि रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट एक ही होता है। एक होता है मगर केवल टाइप 2 के केस में होता है। अब मैं आपको टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 1, 2, 3 के अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा, तो फिर वो लंबा लिस्ट बन जाएगा। आप बस जनरली याद कर लो एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के कितने सारे एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी अगली मीटिंग में हम आपसे और भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ये तो टाइप ले, इसका फोटो ले लिया ना, ये नोट्स में कल ऐड हो जाना चाहिए। यस सर। हाँ, अब आपको हम बताने वाले हैं क्या कि बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम होता है, ये भी बता दिया मैंने। अब मोड ऑफ एक्शन ये कैसे कट करता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से कट करता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ये 3-4 मिनट में होगा नहीं, वो अगले मीटिंग में मोड ऑफ एक्शन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम दोनों लेते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट मत पूछो, अगले मीटिंग में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद एक साथ डाउट लेंगे, ठीक है।